हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल रात एक नोटिफिकेशन निकाला था। दिनांक 17/1/2019 को नोटिफिकेशन प्रसारित हुआ है। पद का नाम है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक सीधी भर्ती। पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, किस प्रकार से क्या क्या चीजें हैं, क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या परिवर्तित हो सकता है और कौन कौन लगा सकता है इस भर्ती के लिए। और भी जितने भी डाउट आपको हैं इसके अंदर, वो सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस नोटिफिकेशन में सिलेबस की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस वीडियो में आपको सिलेबस की जानकारी देने वाला हूं। दूसरी बात ये, इसके पद जो हैं, पद कम है, लेकिन ये जो पोस्ट है ये काफी सम्मानीय पोस्ट है और इसके पद इतने ही होते हैं पूरे राजस्थान में। जिस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि एक होता है प्रोग्रामर, आईए के ऊपर आता है, प्रोग्रामर के लगभग 600 ही पद राजस्थान के अंदर होते हैं। 600 के अलावा और ज्यादा पद नहीं होते हैं। तो उसकी वैकेंसी जब भी निकलेगी या तो 300 पदों पे या 200 पदों पे या 100 पदों पे या 150 या 250, इससे ज्यादा तो निकल नहीं सकती, क्योंकि इतने ही पद राजस्थान के अंदर होते हैं। तो ये जो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक हैं, इनके भी इतने ही पद लगभग लगभग होते हैं। ज्यादा पोस्टें इनकी पूरे राजस्थान में नहीं होती, लेकिन ये जॉब जो है एक रेस्पेक्टेबल जॉब है और अच्छी है कुल मिलाकर के। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको जरूर भरना चाहिए। टोटल अलग अलग प्रकार के यहाँ पे भाग दिए गए हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख के लिए 3 पद हैं और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक रसायन के लिए 4 हैं। ये सब डिटेल में आपको बता दिए हैं, डाउनलोड आपने नोटिफिकेशन कर लिया होगा। जैविक जो इसमें पद हैं उसके 5 पद हैं। सबसे ज्यादा पद जैविक में ही है। गैर अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुछ नहीं है, सब जो है नॉन टीएसपी के लिए ही है और टीएसपी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्षेत्रवार आरक्षण इसमें नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया जो है, ये एसएसआईडी पे जाना है, जस्ट फॉर्म फिल करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं उस टाइम पे जब फॉर्म फिल आप कर रहे हो। आगे चलते हैं। परीक्षा शुल्क आपका जो लगेगा वो 350, 250 और 450 लगेगा। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 450 है, बाकी 350, 250 जैसा ही है जैसा 2018 में हुआ करता था। 124वें संविधान संशोधन के बाद कोई फर्क यहाँ पर नोटिफिकेशन में नहीं पड़ा है अभी तक। तो इमित्र या कियोस्क के माध्यम से आप इसको भर सकते हैं। प्रवेश पत्र की सूचना ऑनलाइन आपको ईमेल के माध्यम से या एसएसआईडी पे या हम खुद भी आपको बता देंगे, देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पद की और ज्यादा जानकारियां दी है कि अनुसूचित जाति कितने हैं, सामान्य कितने हैं। तो वही जिस प्रकार जिसका जितना आरक्षण है, अभी 50% क्राइटेरिया वाला यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो सामान्य को इस प्रकार से डिवाइड किया 50% और बाकी सारे जो है वो 50% में, ST SC OBC। क्षैतिज आरक्षण के बारे में कोई डिटेलिंग यहाँ पे नहीं दी गई है। उसके बावजूद यहाँ पे लिखा गया है कि भूतपूर्व खिलाड़ी, महिला पृथक्या और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे आरक्षण है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे आरक्षण देने की बात कही गई है। एक ये भी बात बताई गई है कि विज्ञप्ति में अगर पदों की संख्या में कमी या ज्यादा होती है, बढ़ोतरी होती है, तो इसके लिए कोई शुद्धि पत्र नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये बात सत्य है, अगर पद बढ़ाए जाएंगे तो नोटिफिकेशन अभी तक तो आया है, लेकिन लिखा यही होता है कि नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं। विशेष सूचना में वही अधिसूचना दिनांक, ये वो जो कानूनी पेपर हैं इनके वो सारी चीजें बताई गई है। महिलाओं के जो विशेष सेक्टर हैं उनके बारे में 12 जिला के शहरिया आदिम जाति के लोग जो है उनको अपनी श्रेणी संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही 12 जिले में शहरिया जाति है। कुल मिला के यहाँ पर उसके लिए कोई सीट ही नहीं है, तो ये लिखना ही बेकार है, लेकिन लिखना पड़ता है क्योंकि ये लोग होते हैं। आगे चलते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के बारे में यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है, इनको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सब एग्जाम में यही डिटेलिंग होती है। वेतनमान L10 का है, कल जैसे मैंने आपको बताया था, लगभग 44,000 ये रह सकता है आपका। और एक बात मैं और बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि L10 का लेवल है तो फिर यही रहेगा। जैसे जैसे वेतनमान आपका पे स्केल होता है, इंक्रीमेंट होता है, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें और भी डिपेंड करती है आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं फील्ड में, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। आपका अप्रेजल और सर्विस बुक बनती है, उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो वेतनमान हो कितना होने वाला होता है। तो वो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। 3rd ग्रेड का टीचर भी 44,000 की सैलरी पाता है एक दिन, तो कोई बड़ी बात नहीं, वेतनमान तो सबका ठीक ठाक ही है। आगे चलते हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलग पद हेतु भारत, अब ये योग्यता जो है, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, साइंस आपके पास होना चाहिए, साइंस मैथ
उसके बाद ये कहा गया है कि आपको बीएससी की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। मुझे ये समझ नहीं आता बीएससी की डिग्री क्यों मांगी गई है, क्योंकि साइंटिस्ट के लिए तो बीटेक वाले भी अलाउ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीएससी की डिग्री ही मांगी गई है। तो बीएससी की डिग्री ही फिलहाल ये है। रेट लगा करके अगर जानकारी प्राप्त करेंगे अपन आगे तो पता चल जाएगा कि बीटेक अलाउ है या नहीं है, और नहीं है तो उसका कारण क्या है। क्योंकि इसके पीछे कारण तो कुछ है नहीं, क्योंकि बीटेक और बीएससी में लगभग सेम ही होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो वही सारी चीज ज़्यादातर, बल्कि बीटेक के स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ता है बीएससी से। सिलेबस की भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा दिमाग होता है इसमें कम होता है, ये क्राइटेरिया से कंपेरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ। दोनों ही कोर्स अपने अपनी जगह पे बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई दोनों में करनी पड़ती है। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भौतिकी और रसायन में अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है तो आप वैज्ञानिक सहायक प्रलेख के लिए आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में अगर आपके पास रसायन में डिग्री है तो रसायन के लिए, और भौतिकी में तो भौतिकी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैविक बॉटनी वगैरह की बारे में दे रखा है। यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि इसमें से जो भी आपका पर्सनल पार्ट है उसमें आप लगाएं, और अगर बीएससी किया हुआ है आपने तो डेफिनेटली लगाएं। मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये राजस्थान में साइंस के फील्ड में निकलने वाली कुछ एक भर्तियां हैं जो पर्टिकुलरली आपके काम को डेडिकेट करती है। यानी कि ऐसा है जो आपने पढ़ा है वही यहाँ करना पड़ेगा। कई बार अपन स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमेशा ये मास्टर जी से पूछते हैं कि सर ये काम कहाँ आएगा, तो ऐसी अगर जॉब करोगे आप तो डेफिनेटली आपने जो पढ़ा है ना वो सारा का सारा काम आएगा। और अगर आप साइंस से प्रेम करते हैं, साइंस को काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, पढ़ना और लिखना उसमें रुचि है, तो डेफिनेटली ये जॉब आपके लिए सुटेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। अन्य योग्यता, आपका स्वास्थ्य चरित्र तो ठीक होना चाहिए, नहीं होते तो फिर आप यहाँ होते ही नहीं। राष्ट्रीयता, पहले नेपाल का प्रजनन मानते थे, भारत का नागरिक तो होना चाहिए। भूटान का भी माना जा रहा है आजकल, और तिब्बती शरणार्थी जो आजकल नया एक्ट लगाया है उसके अनुसार वो भी माने गए हैं। और आयु यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 वर्ष तक भर सकता है, 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। कुल मिलाकर के आयु में भी छूट है 5-5 वर्ष की, जो आरक्षण है उस हिसाब से। महिलाओं के लिए भी अलग छूट है। पेंशन वगैरह सब यहाँ पर अलग अलग प्रकार से, जो नई एनपीएस जो है वो लागू होगा। अगर आपको डिटेलिंग नहीं हो तो मैं बता दूं, एनपीएस और ओपीएस का काफी ज्यादा लफड़ा चल रहा है। एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम। नई कार्मिकों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिसमें काफी कुछ परिवर्तन है। उसके लिए कार्मिक जो है हड़तालें भी आपने देखी होगी कर रहे हैं। अगर विवाह किया हुआ तो पंजीयन आवश्यक है आपका। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरने की जो डेट दी गई है 20/1/2019 से 19/2/2019 के मध्य रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है 20/1/2019 से 19/2/2019 तक, यानी 19 फरवरी तक आपको ये सारा काम निपटाना होगा। आगे चलते हैं। परीक्षा का दिनांक जो है मार्च अप्रैल में बताया गया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मार्च में ये परीक्षा करवा लेंगे, क्योंकि मार्च में वैसे भी काफी ज्यादा व्यस्तता होती है, एग्जाम भी होते हैं, और अभी तो वर्तमान में आपने देखा होगा कार्मिकों की ड्यूटी जो है इलेक्शन में भी लगने वाली है। अब आप कहेंगे इलेक्शन सर अप्रैल के में है तो मार्च में हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले कई सारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है। तो उसमें पूरा कार्मिक जो है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनते हैं, सेक्टर वगैरह सब कुछ होते हैं डिवाइड, तो काफी ज्यादा उसमें कार्मिकों की आवश्यकता होती है। तो मुझे नहीं लगता ये परीक्षा जो है मार्च अप्रैल तक तो हो सकती है, लेकिन लिखा हुआ है संभवतः आगे लगा दिया है तो आप संभव मान लीजिए इसको। हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आगे जाएगी, कंफर्म है। अब अनापत्ति के संबंध में ये तो वही बात है जो सभी में लिखी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ आवेदन कैसे करें, इसको छोड़िए, बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में, सीधी सीधे आते हैं। सॉरी। हकीकत ये है कि इसका पाठ्यक्रम जो है आपका, अभी एक भर्ती निकली हुई है लैब असिस्टेंट, उस पाठ्यक्रम से अपग्रेड पाठ्यक्रम इसका होगा। और ग्रेजुएशन लेवल तक, भले किसी भी में भी आपने बीएससी की हो, ग्रेजुएशन लेवल तक का डेटा इसमें पूछा जाएगा, और काफी ज्यादा डीपली डेटा पूछा जाएगा। तो आपके ग्रेजुएशन के जो नोट्स हैं उनसे आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इसके पर्टिकुलर सिलेबस के रिगार्डिंग। एक बात और बता दूं, ये भर्ती जिस हिसाब से लोग सोच रहे होंगे या ऐसा सोच रहे होंगे इतना इतना आएगा, सिलेबस इसका काफी बड़ा आने वाला है। मैं पहले बता देता हूँ, बहुत बड़ा सिलेबस होगा, लेकिन इसका पेपर आप देखना, पेपर ठीक ठाक ही आता है इसका, कोई इतना वो नहीं आता। और कई सारे क्वेश्चन जो है
जीके वगैरह और कंप्यूटर के क्वेश्चन इसके अंदर आप पूछने वाले हैं, तो क्वेश्चन कंप्यूटर के क्वेश्चन और जीके वगैरह तो आप कर ही रखी होगी। उसके साथ ही आपका जो 12th तक के जो साइंस और मैथ के सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप कर लें। ज़्यादातर ध्यान लगाएँ अगर, तो जो पर्टिकुलर आप चुनने वाले हैं, जैसे भौतिकी में पढ़ने वाले, रसायन पढ़ना, एक तो फॉर्म आप ज़रूर लगाएँ। ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है 28 सीटें देखी, फॉर्म नहीं लगाते बहुत सारे स्टूडेंट। कोई भरोसा नहीं है, गलती से अगर यहाँ पे तुक्का लग गया ना, किस्मत कभी भी कहीं भी बदल सकती है। सचिन तेंदुलकर को तो बॉलर बनना था भाई। इसलिए किस्मत के दरवाजे खुले रखना चाहिए, फॉर्म लगाइए, आपके सब्जेक्ट और जिसने बीएससी कर रखा है वो तो जरूर लगाई, और जो बीटेक वाले हैं उनके लिए अगर आप कहेंगे तो फिर रेट लगाने की व्यवस्था कर सकते हैं हम, अगर आप कमेंट में बताते हैं तो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कहेंगे तो होगा, और नहीं कहेंगे तो, क्योंकि पता है, क्योंकि वहाँ पर भी कानूनी पचड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोई सामने से जाकर के पंगा लेना नहीं चाहता। लेकिन मेरे ख्याल में मेरे को दो चीज़ें लग रही है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो जो बीटेक वाला है उसको क्या गलती है भाई? बीटेक तो आईआईटी करने के बाद भी होता है, क्या उसको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा क्या? तो सारी चीज़ें हैं। और भी कोई डाउट रहा हो तो पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। बने रहिए, थैंक यू।